Hello, class 7. Today we are going to study chapter number 9, a shirt in the market in your civics. In this chapter, we study about how the shirt has made by the cotton and which type of traders are involved in the making of the shirt and which type of retailer, wholesaler, retailers and other businessmen involved in the shirt and how the shirt is come in the market. Okay, so let me study this chapter. Cultivation of cotton requires high levels of input such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. Most often, the small farmer need to borrow money and to meet these expenses. Once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool market, Swapna and her husband take the harvest to the local traders. At the beginning of the cropping season, Swapna has borrowed 2500 rupees from the traders at a very high interest rate to buy seeds, fertilizer, pesticides for cultivation. At that time, trader made Swapna agree to another condition. Okay, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि सबसे पहले जब कोई भी शर्ट आपकी मार्केट में आप देखते हो तो कैसे तैयार होती है, किसी ना किसी थ्रेड से तैयार होती है। वो जो थ्रेड कहाँ से आता है, मान लीजिए कॉटन से आता है। कॉटन का कल्टीवेशन जो होता है वो बहुत महंगा है, महंगा भी नहीं है बल्कि किसानों के लिए वो महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ इनपुट लगता है, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है। फार्मर्स को उसके सीड्स वगैरह खरीदने के लिए हाईली एक्सपेंस करना पड़ता है, उसके लिए उसे कर्जा भी लेना पड़ता है स्मॉल फार्मर्स को। और फिर ये जो मार्केट में शर्ट जो मिलती है आपको, उसके लिए कॉटन जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए 1500 रुपये पर कुंटल से लेकर के 6000 तक पर कुंटल जो है, प्रति कुंटल ये कॉटन आपको अवेलेबल हो पाती है। इसके लिए बहुत लोग लोन लेते हैं। जब ये लोन पे ये मान लीजिए कॉटन जैसे उनको अवेलेबल हो गया, आप कॉटन के बाद में ऑन द मार्केट डेज यू वुड ऑल्सो फाइंड वीवर्स। तो आपको मार्केट में जब ये क्लोथ ये आएगी, वूलन थ्रेड आएगा, या कह लीजिए आप कि कॉटन थ्रेड आएगा, तो कॉटन का थ्रेड का यार्न बनेगा। अब यार्न कैसे बनेगा, जो वीवर्स होते हैं ना, बुनकर, वो इस क्लोथ को लाएंगे और हाईली ऑर्डर पे मर्चेंट्स इनसे खरीदते हैं क्लोथ्स को। फिर मर्चेंट जो है इस क्लोथ को सप्लाई करेंगे गारमेंट कंपनी में भेजेंगे ताकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्सपोर्टर आएंगे जो इसको कंट्री में ले जाएंगे जब आएगा। और इनके धागे की जो जो कॉटन का जो धागा है, यार्न है, उसको खरीदते हैं पहले। उसके बाद में उसको व्यूवर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इसको ऐसे बुनोगे। बुनने के बाद में देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ से कॉटन जा रही है, कॉटन ले जा करके यहाँ पर बुनकरों को दे दी जाएगी। वो करके में इसको बुनेंगे। बुनने के बाद में जा करके तब कहीं ये पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें व्यूवर्स जो होता है वो क्लोथ को घर पे ही बनाता है। कैसे बनाता है, कच्चे कपड़े को रॉ मटेरियल तैयार करता है यार्न से वीव करके। ठीक है, वीवर जब इसको वीव करके तैयार करता है तब जाके मार्केट में रॉ मटेरियल और मार्केट के तरीके से ये बहुत सारा मैन पावर भी लगता है और मनी पावर भी लगता है। उससे ये आपको जो क्लोथ है रॉ कॉटन का वो मिलेगा। अब रॉ कॉटन का मिलने के बाद में ये सिस्टम जो कहलाता है पुटिंग ऑन द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स, यानी कि जो मर्चेंट है, सौदागर है, यानी कि जो व्यापारी है, और जो बुनकर है, उसके बीच का जो अरेंजमेंट, जिससे कि उसको कॉटन का थ्रेड अवेलेबल होता है और उससे वो कॉटन का कपड़ा बुनता है, उसको पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं। जिसमें मर्चेंट सप्लाई करता है रॉ मटेरियल और उसका फिनिश प्रोडक्ट उसको तैयार होकर मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे कपड़ा बुनाई हो रही है। कपड़ा बुनाई होने के बाद में क्या होता है कि द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज नियर दिल्ली। अब यहाँ पर वो जो कपड़ा तैयार हो गया था, ये कपड़ा उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाता है जहाँ पर ये शर्ट्स तैयार होती है। अब ये शर्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे देखो मजदूर काम करते हैं। ये मजदूर जो है उनके वेजेस चाहिए उनको, और जो बड़े बड़े मिल मालिक होते हैं या कंपनी मालिक होते हैं वो इनको बनवाते हैं। बनवाने के बाद में जा करके ये फिर वहाँ से होल सेलर्स लेके जाते हैं जो कि एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टर्स अपने देश के अंदर ले जाते हैं उस कपड़े को, और एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो उस कपड़े को, जो रेडीमेड गारमेंट होता है, रेडी होकर के उसको देश के बाहर ले जाते हैं। अगर बाहर ले जाते हैं तो वो जो कपड़ा है वो काफ़ी महंगे रेट पे जाता है, जबकि अगर देश के अंदर इंपोर्टर्स के थ्रू जाएगा तो वो कम रेट पे जाएगा, और इसीलिए हमारे देश के अंदर उसके ऊपर मार्जिन भी कम मिलता है और वो सस्ता मिलता है हमको। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो बच्चों, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज जो गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ से डिफरेंट टाइप के जो बायर्स होते हैं वो किसको खरीद के ले आते हैं, जो कि कुछ होलसेल पे ले आते हैं। होलसेलर से रिटेलर लेगा, रिटेलर से फिर वो जो शॉपकीपर है उसके ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर ये जब शॉपकीपर के पास आ जाएगा तो शॉपकीपर इसको, रिटेलर जो होगा वो इसको बेचेगा। अब आता है कि इस तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो बनी हुई शर्ट है उसको देखें तो उस पर बहुत प्राइस लगेगा, क्योंकि उस पर एक्सपोर्ट चार्ज, इंपोर्ट चार्ज, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी बहुत ज़्यादा आता है। जबकि हमारे देश में वो इंपोर्ट चार्ज जो है, अगर 1200 रुपये की शर्ट आपको मिल रही है यहाँ इंडिया के अंदर, तो वही शर्ट आपको कम से कम 2000 से 2500 रुपये की मिलेगी जब आप इसको अमेरिका से खरीदेंगे। ओके, अमेरिका से लेके यहाँ पर आएंगे। अब आता है
तो मार्केट में गेनर्स कौन हुए? एक मार्केट में गेनर्स की एक लंबी चेन होती है जिसमें प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन होते हैं जो कि कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं जिससे थ्रेड बनाते हैं। फिर उसके बाद में उसके जो वीवर होते हैं, मर्चेंट होता है, मर्चेंट भी अपना प्रॉफिट लेता है। फिर मर्चेंट से कौन लेगा? मर्चेंट से फिर लेने वाला होगा वीवर, बुनकर, बुनकर के कौन लेगा? बुनकर से फिर से मर्चेंट लेते हैं, फिर उसको जा करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में देते हैं। वहाँ से जब कपड़ा रेडीमेड शर्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद में वो होलसेलर कुछ मार्जिन पे ले जाता है। तो वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो तैयार कर होते हुए होलसेलर ले जाता है, तो होलसेलर से वो पैसा, उसका मार्जिन किसको मिल जाता है? वो गुड्स कंपनी को मिल जाता है। यानी कि जहाँ पे शर्ट ये बन रही थी उसके बाद में रिटेलर उससे लेता है, तो रिटेलर से पैसा जो है होलसेलर को मिलता है। इस तरीके से बहुत लंबी चेन हो जाती है। और जो वहाँ पे कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं वो बहुत ही काफ़ी हार्ड काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कठिन कंडीशंस में काम करते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग में जो भी प्रॉफिट होता है वो उनको भी मिलता है। मार्केट एंड इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो फॉरेन बिजनेस पर्सन हैं वो काफ़ी लंबा बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं। गारमेंट एक्सपोर्टर्स वगैरह होते हैं वो मॉडरेट प्रॉफिट लेते हैं, उससे उसके बीच का प्रॉफिट लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा। मतलब प्रोड्यूसर जो होता है जहाँ पे कंपनी में कपड़ा बन रहा है वहाँ पे वो बहुत लोग जो होते हैं उसका ह्यूज प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो गारमेंट एक्सपोर्टर होते हैं जैसे कि होलसेलर और रिटेलर वो उसको मॉडरेट प्रॉफिट पे रखते हैं, कुछ कम से ज़्यादा। लेकिन जब ये कपड़ा रिटेलर के पास जाता है तो रिटेलर के पास डे टू डे नीड में उसके पास हाईली मार्जिन आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी सिर्फ लेता है पैसा, और जो एक्सपोर्टर है वो भी पैसा गेन करता है। और जो बीच में जो कंपनी में काम करने वाले लेबरर्स होते हैं उनको भी फेयर वेजेस चाहिए, और लेकिन उनको कभी कभी वेजेस कम मिलते हैं, उनकी मेहनत से कम मिलते हैं। तो इसलिए जो है हम सभी को चाहिए कि इक्वली गेन करें सभी लोग मार्केट में, लेकिन डेमोक्रेसी में फेयर प्राइस होना बहुत ज़रूरी है ताकि सबको वेजेस आराम से सही मिल सके। तो बच्चों आपने ये देखा कि लोगों को देखिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो एक हाथ में मिल जाती है जिससे कि वो कपड़े को सेल कर सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो वहाँ पे मजदूर हैं काम करने वाले वो पुअर हैं, उनकी कंडीशन आज भी पुअर है। और उनको जो कॉटन थ्रेड्स बना रहे हैं, जो कॉटन उगा रहे हैं, उन किसानों को पहले बात तो पैसा ठीक से नहीं मिल रहा है। वेजेस जो वर्कर्स को मिलने चाहिए थे जो कि शर्ट बना रहे हैं उनको भी सही से वो वेजेस नहीं मिल पाते हैं। तो कोऑपरेटिव कंपनीज खोलते हैं लोग, जैसे कि प्रोड्यूसर्स है, बायर्स है, होलसेलर, रिटेलर, सबको प्रॉफिट इक्वली मिले। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू कम सून। और बच्चों इसको जरूर कंटिन्यूसली देखिए ताकि आपको इस चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाए। बाय बाय।